तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है IMED। देखिए, आपकी रिवीजन क्लास आपकी ये चौथी है और आज हम अपना छठवां और सातवां लेसन जो कि कंप्लीट करेंगे। छठवें लेसन में हम पढ़ेंगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन का स्थान, मतलब कि प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। आपका आज का पहला क्वेश्चन होगा, क्या मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। आज हम छठवां और सातवां लेसन कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपका 8वां 9वां लेसन कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और 7वें लेसन में जो भी टॉपिक आपके बचेंगे उनको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहां से जाकर जो कि है पढ़ लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन होता क्या है। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं संगठन को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। मतलब कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को लाने का, अपने से जोड़ने का जो कि है कार्य किया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक, किसी उद्योग में किसी उत्पादन का बृहद उत्पादन करने के लिए जो कि है आवश्यक कुशल एवं जो कि है दक्ष व्यक्तियों के आपके समूह का आपके सुगमतापूर्वक चयन करना ही मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो सही ढंग से काम करें और काफ़ी जो कि है क्या कुशल हों और दक्ष व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों का जो कि संगठन बनाया जाता है। इसी को हम जो कि है मानव संसाधन प्रबंधन कह सकते हैं। अब आती है अगले क्वेश्चन की बारी कि मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक, मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन बहुत व्यापक होता है। प्रत्येक संगठन में एक पूर्व निर्धारित होता है कि प्रत्येक प्रबंधन द्वारा प्रत्येक स्तर पर वांछित कार्य संपादित किया जा सकता है। ठीक, या किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण कार्य एक निश्चित क्रम में किया जाना आवश्यक होता है। मतलब कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें जो कि आपका पूरा काम है वो एक निश्चित क्रम में किया जाना जरूरी होता है। ठीक है। तीसरा आता है, यह मानव संसाधन आपका कार्यात्मक, ठीक, मानव संसाधन कार्यात्मक प्रबंधकों द्वारा संपन्न किया जाने वाला सतत प्रक्रिया है। चौथा आता है कि यह आपका समस्त प्रकार के संसाधन का उचित उपयोग करने में सहायता करती है। पांचवा आता है, यह व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाता है जो आपके कर्मचारियों की कार्य क्षमता का विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, इसके बाद छठवां आता है कि यह व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा संगठनात्मक लक्ष्यों में आपका समन्वय, ठीक, समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। छठवां आपका इसके बाद सातवां आता है कि यह एक बहुमुखी गतिविधि है तथा आपका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, अर्थशास्त्र से प्राप्त ज्ञान का जो कि प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है कि मानव शक्ति नियोजन को परिभाषित कीजिए। मानव शक्ति नियोजन को परिभाषित कीजिए। देखिए, एडमिन फिलिप्पो के अनुसार जो कि है मानव शक्ति नियोजन के अंतर्गत कार्यक्रम को संगठन के प्रबंधकों के जो कि है साथ संबंध निर्धारित करता है तथा आपका आवश्यक अधिशासन, ठीक, तथा आवश्यक अधिशासी प्रतिभा को प्रदान करने की योजना को जो कि है योग्यता को आंगन्य के रूप में जो कि है परिभाषित करता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, मानव शक्ति नियोजन है। मानव शक्ति नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित जो कि है मूल तत्व आते हैं। कौन कौन से आते हैं, मानव शक्ति की जो कि है भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। ठीक, दूसरा आता है कि सुदृढ़ भर्ती एवं चयन प्रक्रिया को विकसित करना, मतलब कि नई भर्ती को जो कि है विकसित करना, पैदा करना। ठीक है, आपका उपलब्ध मानव शक्ति का उचित उपयोग करना है, मतलब कि जितने आपके पास कर्मचारी हैं उनका सही उपयोग करना। मानव शक्ति की लागतों का नियंत्रण एवं आपका क्या पुनरीक्षण जो कि है करना, मतलब कि जो उसमें से आप अच्छे व्यक्तियों को छांटते भी जाएं और उन पर एक अपना अच्छा कंट्रोल भी प्राप्त करे रहें। ये है सभी क्या, मानव शक्ति नियोजन। ये क्या है, मानव शक्ति नियोजन। अब आता है चौथा क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछता है कि चौथा टॉपिक भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, मानव शक्ति नियोजन के महत्व समझाइए। मतलब कि मानव शक्ति नियोजन की क्या क्या महत्वता है, ठीक, इसको हम समझाएंगे। मानव शक्ति नियोजन एक संगठन की दीर्घावधि में जो कि है मानव शक्ति की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करता है। अर्थात यह कर्मिक नीति जो कि उचित प्रकार के कार्य के लिए जो कि है उचित प्रकार के व्यक्ति के
चयन का आधार मजबूत करती है। मतलब ये क्या करती है, आपके सही व्यक्ति को चुनना कि जो कि इससे सहायता मिलती है सही व्यक्ति को चुनने में। यह विशेष रूप से वर्तमान मानव शक्ति की आवश्यकताओं के पूर्णमान एवं वर्तमान शक्ति की भविष्य में रिक्तता मतलब कि खाली स्थान के मध्य आपका सामंजस्य स्थापित कर उनकी लागत को न्यूनतम करता है। तीसरा आता है, यह वर्तमान कर्मचारियों को प्रेरित करता है तथा संगठन में उनके विकास में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है। मानव शक्ति नियोजन वर्तमान कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी जो कि है की भी आवश्यकताओं को जो कि है पूरा करता है और उनके तकनीकी गुणों को जो कि है विकसित करता है। पांचवा आता है, यह आपका जो कामगारों के मध्य आपका प्रबंधन की प्रक्रिया के विकास में जो कि है सहायता प्रदान करता है। तो ये थी हमारी मानव शक्ति नियोजन। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे कि मानव शक्ति नियोजन द्वारा संपूर्ण संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन के विशेष विषय में जो कि है सामान्य जागरूकता प्रदान करता है। क्या करता है, सामान्य जागरूकता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपका आता है क्या, पांचवा आपका टॉपिक आता है कि भर्ती एवं चयन को परिभाषित कीजिए। देखिए भर्ती क्या है, भर्ती मतलब कोई भी इंडस्ट्री आपकी नई बनी है, उसमें हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है और हमने उसके लिए जो की है भर्ती कर्मचारियों की निकाल दी। चयन का मतलब होता है उन भर्ती जो आपने की है उनमें से कुछ लोगों को छांटना। भर्ती तो जैसे बहुत हो गई, लेकिन जो बड़े बड़े पद हैं आप उनमें से कुछ जो बहुत अच्छे लोग होंगे उनको दूंगी। ठीक है, तो इसलिए इसे उनमें से छांटने को हम कहेंगे चयन, और भर्ती मतलब किसी इंडस्ट्री में आपके एंट्री को हम क्या कहेंगे, भर्ती कहेंगे, जिसमें कर्मचारियों को जो कि लिया जाता है। भर्ती क्या है, देखिए कर्मचारियों की भर्ती का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जो किसी उपक्रम या उद्योग या संस्थान में आवश्यकता कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए जो कि है काम में लाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद व्यावसायिक उपक्रमों में आए दिन जो कि है विशेष प्रकार के कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए बाहरी व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। ठीक है, देखिए इंडस्ट्री में जो कि कई कामों की जो ज़रूरत होती है, इसके लिए क्या किया जाता है, बाहरी व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। देखिए आपका एडनिन फ्लिप्पो के अनुसार जो कि क्या है, भर्ती का आशय भावी कर्मचारियों को जो कि है भावी कर्मचारियों की खोज तथा उपक्रम में काम करने के लिए आवेदन करते हुए प्रेरणा देना एवं आपका प्रोत्साहित करना है। अब चयन क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। चयन कर्मचारियों का चयन करना आपका वास्तव में एक निर्णय संबंधी प्रक्रिया है। अतः इस संबंध में जो कि है निर्णय लेते समय अत्यंत सावधानी में से कार्य जो किया करना चाहिए। चयन एवं आपका विभेदात्मक क्रिया कहीं जा सकती है। ठीक, देखिए जिसमें योग्य कर्मचारी मतलब कि जो उस काम के लायक हों उनको जो कि क्या कहते हैं, योग्य कर्मचारियों की तो जो कि नियुक्ति कर ली जाती है और कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। देखिए चयन हमने आपको सीधा मतलब बता दिया, छांटना। ठीक, अच्छे कर्मचारियों को जो कि हम ज़्यादा लेंगे और जो आपके कर्मचारी आलसी होंगे या किसी काम के जो कि नहीं होंगे या किसी काम के बारे में जानते नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनको जो कि हम हटा देंगे। ठीक, उनको क्या कर देते हैं हम, उन कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, चयन करना, मतलब कि आपका छांटना। इसके बाद देखिए डेल योडर के अनुसार जो कि चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति के इच्छुक आपका प्रत्याशियों को दो वर्गों में जो कि यह बांटा जाता है। पहला आपका होता है वर्ग वे प्रत्याशी जिन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए या जाता है, तथा वे प्रत्याशी जिन्हें आपका अस्वीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा छठवां टॉपिक आता है क्या, चयन प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब कि चयन प्रक्रिया जो आपकी होती है, किसी को भी चयन प्रक्रिया मतलब कि चुनने की प्रक्रिया, ठीक है, तो वो प्रक्रिया आपकी कैसे होती है, हमने इसको एक जो कि ब्लॉग द्वारा जो कि बताया गया है आपको। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसी आपकी प्रक्रिया होती है ऊपर से लेकर नीचे की ओर, उसी क्रम में हम जो की है सभी नामों को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, चयन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, नियुक्ति के पद का विज्ञापन। हम क्या करते हैं, अगर कोई हमको इंडस्ट्री वगैरह खोलनी है तो उसमें भर्ती के लिए हम क्या कर देते हैं, विज्ञापन निकाल देते हैं। विज्ञापन हम जो कि निकाल देते हैं अखबारों में। सबसे पहले क्या करेंगे, नियुक्ति के पद का विज्ञापन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियुक्ति करने के लिए पदों का विज्ञापन निकाल देंगे अखबार में।
उसके बाद प्रत्याशी द्वारा आवेदन करना, मतलब कि जिस कर्मचारी को नौकरी लेना है वो अपना आवेदन करेगा। इसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप, आवेदन पत्रों की प्राप्ति। हम क्या करेंगे, सभी आवेदन जितने पत्र आपके हैं उन सभी को प्राप्त करेंगे, उनको देखेंगे कि कौन कितना जो कि पढ़ा लिखा है। आवेदन पत्रों की छटनी, जिसको हम स्क्रूटनी भी कहते हैं, प्रथम साक्षात्कार। मतलब क्या होता है, आपके जितने भी आवेदन हुए हैं उसमें से हम क्या करेंगे, छांटेंगे, छटनी होगी उसमें से, स्क्रूटनी, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपत्तिजनक तथा अवांछित आवेदन, जो आपके आपत्तिजनक तथा आपका अवांछित आवेदन होते हैं उसको हम इस ब्लॉक में भेज देते हैं। मतलब कौन से, अस्वीकृत आवेदन का डिब्बा, मतलब कि फाइल, जो आपके फाइल मतलब कि आपने अलग हटा दी, जिनको आपने, आप समझे, जिन लोगों को आपने फेल कर दिया है उसको हम इस डिब्बे में भेज देंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। आपका आपत्तिजनक तथा अवांछित आवेदन वो यहाँ चले जाएंगे आपके। इसके बाद आएंगे आपके प्राथमिक साक्षरता, मतलब कि जो आपका फर्स्ट होगा। इसके बाद आता है आपका ग्रुप डिसीजन, आपका अस्वीकृत कर दिया गया तो आपका यहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद आती है आपकी लिखित परीक्षा, हम क्या करते हैं इसके बाद लिखित परीक्षा करते हैं, ठीक। जो असफल हो जाते हैं उनको यहाँ पर भेज देते हैं, और जो सफल हो जाते हैं उनको हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। मतलब कि इनका कोई पुराना इतिहास, ठीक, ये कोई आपके जुर्म तो नहीं किया है इन लोगों ने, पूर्व इतिहास की आपकी छानबीन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन। इसके बाद जो इसमें असफल हो जाते हैं, जिनके ऊपर मुकदमे वगैरह निकलते हैं, जो असफल अभ्यर्थी होते हैं उनको हम इस डिब्बे में भेज देते हैं। कौन सा डिब्बा है ये, अस्वीकृत आवेदन का डिब्बा, ठीक है। यहाँ पर हम जो कि इसको भेज देते हैं उसको मतलब रिजेक्ट करते जाते हैं, ये आप सोच लें, यहाँ पर रिजेक्ट होंगे, ठीक है। असफल अभ्यर्थी यहाँ चले गए। इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन के बाद होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जो पास हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा, और जो फेल हो जाएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, अस्वीकृत, ठीक है। अंतिम चरण क्या है, अंतिम चरण के बाद आपका जो किया था नियुक्ति पत्र, ठीक। अंतिम चरण जो आपका मेडिकल टेस्ट और आपका पुलिस वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा, ये सभी निकाल लेता है, उसका क्या हो जाता है, नियुक्ति पत्र, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होती वो यहाँ पर चली जाती है, और जिनकी ज्वाइनिंग हो जाती है वो यहाँ पर आ जाते हैं अंतिम नियुक्ति अभ्यर्थी। अंतिम नियुक्त अभ्यर्थी मतलब कि जो ज्वाइन हो चुके हैं आपके, वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके। अब इसके बाद देखिए, अगला टॉपिक हमारा आता है भर्ती तथा चयन में अंतर। मतलब कि भर्ती करना और चयन करने में क्या अंतर होता है, जी सबसे पहले हम जानते हैं। अर्थ, सबसे पहले डिफरेंस क्या है, अर्थ का है। सबसे पहले भर्ती का अर्थ क्या होता है, भर्ती का आशय भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उनके संसाधन में आवेदन करने के लिए प्रेरित करने से है, ठीक। लेकिन चयन का अर्थ क्या होता है, चयन से आशय, ठीक, चयन से आशय उन प्रत्याशियों में से आपका श्रेष्ठतम, मतलब कि सबसे अच्छा प्रत्याशी के चयन करना, मतलब कि चुनाव करना होता है, जिन्हें संस्था में नौकरी के लिए जो कि है आवेदन किया है, ठीक। मतलब कि इसमें नौकरी में आवेदन करना आता है, और नौकरी की आवेदन करने के बाद उसमें से अच्छे कर्मचारियों को चुनना कहलाता है आपका चयन, ठीक है। अब उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, भर्ती का अर्थ है, भर्ती का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रत्याशियों को संस्था में आवेदन करने के लिए आकर्षित करना होता है। वहीं अगर हम चयन का समझें तो चयन का उद्देश्य आवेदन करने वाले प्रत्याशियों में सबसे श्रेष्ठ प्रत्याशी का जो कि है चयन करना होता है। देखिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको भर्ती और चयन इन दोनों के बीच डिफरेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि चयन करना क्या होता है और भर्ती करना क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला हमारा जो तो अंतर है वो है संख्या के बीच में, ठीक है। भर्ती में प्रत्याशी की, ठीक, संख्या पर जो कि है कोई प्रतिबंध नहीं रखा जाता है, जबकि चयन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित संस्था के आपका अंतर्गत ही प्रत्याशी का चयन किया जाता है। चौथा आता है कि क्रम, तो पहले भर्ती की जाती है, अर्थात भर्ती के बिना चयन संभव नहीं है। देखिए, जब तक आप भर्ती नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे करेंगे, उनमें से अच्छा प्रत्याशी कैसे चुनेंगे। सबसे पहले हमारी भर्ती होती है, उसके बाद अच्छे प्रत्याशी उसमें से चुने जाते हैं, ठीक। भर्ती के पश्चात ही चयन किया जाता है। प्रकृति, भर्ती की प्रक्रिया जो कि धनात्मक होती है, जबकि चयन की प्रक्रिया कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद अगला आता है हमारा कि बात देखिए, हमारा आता है निष्पादन आगन्य। देखिए, परफॉर्मेंस रेटिंग और आपका परफॉर्मेंस, ठीक, परफॉर्मेंस रेटिंग का जो कि अर्थ क्या होता है, संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति व्यक्ति का जो कि है रवैया या उसका रुझाव तथा व्यवहार और विचार के अभिलेखों, ठीक, अभिलेखकों को क्या कहते हैं, अभिलेखकों को जो कि है रखने हेतु तथा इन अभिलेखकों का किसी विशेषज्ञ द्वारा निष्पक्ष
मूल्यांकन करने की प्रक्रिया ही आपका निष्पादन आगन्य कहलाती है। ठीक है, इसके बाद कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की रेटिंग के द्वारा किए जाने वाले कार्य के मानकों से ही जो कि है की जाती है तथा प्रबंधकों द्वारा प्रभावी आगन्य के हेतु प्रत्येक पहले से ही आपका कार्य माननीय मानकों द्वारा जो कि है निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार जो कि है कर्मचारी अपने कार्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब इसके बाद आता है निष्पादन के आगन का महत्व। ठीक, निष्पादन के जो कि आगन का महत्व क्या क्या होता है। निष्पादन आगन द्वारा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लेने में बहुत सहायता मिलती है। मतलब कि आपका निष्पादन के आगन मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि आपका व्यक्ति का काम में कितना मन है। ठीक, उसके द्वारा ही जो कि है आपकी कर्मचारियों की जो कि आप वेतन बढ़ाएंगे। आप खुद देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम उसका क्या कहते हैं, पर आपका इसका प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन मतलब इसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देते हैं और जिम्मेदारी भी बढ़ा देते हैं, वही चीज़ है ये। ठीक है, कर्मचारियों का लगातार मूल्यांकन करके उसके कार्य की गुणवत्ता में जो कि उन्नति करने की सहायता मिलती है। इसके बाद आता है आपका तीसरा कि निष्पादन आगन ने उन समस्त सुविधाओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है जो एक कर्मचारियों को प्रबंध द्वारा दी जाती है, प्रबंधन द्वारा जो कि दी जाती है आपकी इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है, चौथा आता है कि यह आपका नियोक्ता एक कर्मचारियों के मध्य संवादहीनता हेतु पर्याप्त सुविधा देने के लिए तुर्की तैयार रहता है। इसके बाद पांचवा आता है कि निष्पादन आगन के आधार पर ही आपका पदोन्नति, ठीक मतलब कि प्रमोशन प्रदान किया जाता है। देखिए, ठीक, आपका काम में कितना मन है, कितने अच्छे से आप काम करते हैं, उसी के आधार पर जो कि आपका प्रमोशन होता है। छठवां आपका है कि ये कर्मचारियों के प्रति क्षण आवश्यकताओं के जो कि है निष्पादन के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। तो ये था आपका क्या, निष्पादन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका निष्पादन आगन जो कि है कि विधि क्या क्या होती है इसकी। कर्मचारियों के निष्पादन आगन की निम्नलिखित जो कि है विधि होती हैं। पहली होती है व्यक्तिगत मूल्यांकन विधि। यह विधि 4 आधार पर जो की जाती है। पहली गोपनीय प्रतिवेदन, सूक्ष्म घटना, ठीक, जांच सूची और चुनाव करा के भी जो कि हम इसका कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधि। यह 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली आपकी श्रेणी वृद्ध करना, ठीक, दूसरी होती है आपका युग्मित तुलना करना, तीसरा होता है अनिवार्य या आपका वाद्य वितरण। इसके बाद आता है तीसरा अन्य विधियां। तो समूह आपका आगन आपका निर्धारण प्रधान केंद्र और क्षेत्र पुनरावलोकन। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है क्या, इसके बाद हम लिखेंगे सामग्री प्रबंधन। सामग्री प्रबंधन क्या होता है, मतलब कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, सामग्री प्रबंधन या मटेरियल मैनेजमेंट को कई प्रकार से जो कि है परिभाषित किया जाता है। कई प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, परिभाषित कर सकते हैं कई प्रकार से। पर्याप्त आपका देखिए पदार्थ प्रबंधन या आपका सामग्री प्रबंधन की प्रक्रिया का वह पहलू है जिसके अंतिम जो कि है वांछित पदार्थ को प्राप्त करना या उसका नियंत्रण एवं उपयोग आपका उत्पादन प्रक्रमों के लिए पदार्थ की पूर्ति कराने के साथ साथ उन सेवाओं भी जो कि है सम्मिलित होती हैं। ठीक है, पदार्थ प्रबंधन आपका देखिए पदार्थ एवं सामग्री की आवश्यकताओं से जुड़ी सभी गतिविधियां, ठीक, के आपकी नियोजन आपके निर्देशन नियंत्रण के आपका समन्वय की एक प्रक्रिया है। यह पदार्थ की मात्रा गुणवत्ता जानने में से शुरू होती है तथा ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप एवं न्यूनतम दाम पर जो कि है उपलब्ध सामग्री से उत्पादक के लिए जो कि है उसके प्रवाह पर सामग्री होती है। तो ठीक, इसके बाद देखिए पदार्थ प्रबंधन एक पद मतलब कि टर्म है जो पदार्थ प्रवाह के पूर्व चक्र से जुड़ी प्रबंधन गतिविधियों की विस्तृत व्याख्या है। अर्थात ये गतिविधियां उत्पादन हेतु पदार्थ के क्रय करने जो कि है आपका अंतर्गत नियंत्रण करने तथा जब उत्पादन कार्य आपका प्रगति पर हो तो पदार्थ की विवरण करने तक जो कि है हो सकती है। पदार्थ प्रबंधन का कार्य क्या होता है, देखिए सामग्रियों का नियोजन जो कि है बजट के अनुसार सामग्रियों को खरीदना। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आता है इसके कार्य क्या क्या है, सामग्रियों की आपूर्ति कराना, ठीक, माल को प्राप्त कराना, आपके निरीक्षण करना तथा सामग्री को गोदाम में व्यवस्थित रखना, भंडारण तथा भंडार प्रशासन,
ठीक, सामग्री नियंत्रण, सामग्री हस्तांतरण अर्थात माल का परिवहन कार्य रेल, जहाज आदि द्वारा, ठीक, पैकिंग करना, डिस्पैचिंग करना, ठीक, और आपका निष्प्रयोज्य सामग्री का जो कि है आपका निस्तारण करना, ठीक, जो किसी काम की सामग्री नहीं है उसको जो कि हटाना। सामग्री प्रबंधन के प्रमुख जो कि है मुख्य उद्देश्य, सामग्री प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य मतलब कि इसके उद्देश्य क्या क्या है मुख्य आपके, देखिए पहला है आपका इसका उद्देश्य क्या है, पदार्थ प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पदार्थ की लागत को आपका न्यूनतम करता है, वांछित गुणवत्ता का पदार्थ प्राप्त करना तथा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना, पदार्थ की अच्छी दशाएं एवं आपके सुरक्षित प्राप्त एवं नियंत्रण, उचित एवं आपका सक्षम अधिकारी की सदी पर जो कि पदार्थ की जारी करना, ठीक, इसके बाद आवश्यकताओं से अधिक स्टॉक की पहचान करना तथा उसे कम करने में उपाय करना, ठीक, भंडार से जुड़ी आपका निवेश को कम करने और उसे अन्य उपयोग कार्य करने में जो कि खर्च करने में जो कि किस प्रकार से जो कि हम उसका उद्देश्य आता है। इसके बाद आपका आखिरी आता है क्या, बाजार में होने वाले परिवर्तनों तथा उन्हें प्रभावी करने वाले कारकों की सूचनी जो कि है कंपनी में अधिकारियों को तुरंत देना। तो ये सभी जो कि है इसके सारे उद्देश्य हैं, आप सभी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं तो वो सभी लोग पढ़ सकते हैं, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो भी वीडियो को देख कर जो कि है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हम आपसे देखिए शुरू से ही कहते चले आए कि नोट्स सभी लोग बनाते हुए चले। जो लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप लोग नोट्स जो कि है परचेज कर लें। आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी आसानी जो कि है नोट्स से मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है सामग्री नियंत्रण की ABC जो कि है आपका विश्लेषण तकनीकी समझाइए। आपकी सामग्री नियंत्रण करने की ABC विश्लेषण तकनीक क्या होती है, इसको जो कि हम समझे सभी लोग उसको जो कि ध्यान से पढ़ें बिल्कुल, कि किसी उद्योग के आकार में जैसे जैसे विस्तार होता जाता है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है, मतलब कि काम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खरीदे जाने वाली वस्तुओं से भी वृद्धि होती जाती है। ऐसी परिस्थिति में सभी आवश्यकता वस्तु को एक साथ एक ही समय पर भारी मात्रा में खरीदने के कारण धन जो कि है अनावश्यक रूप से ब्लॉक या रुक जाता है। मतलब कि किसी भी चीज़ की जो कि आपको उसको बनाएंगे तो उसको आपको धन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा आपका। ठीक, उस चीज़ को बनाने में जितना समय लगेगा तो उतने दिन आपका धन जो कि है रुका रहेगा, जब तक उसका जो कि सही उपयोग ना हो जाए। मतलब कि कोई भी चीज़ आपने बना ली, उसको बनाने में पैसा लगा दिया, अब आपका धन जब तक वापस नहीं आएगा जब तक वह चीज़ बिक ना जाए। ठीक है, अतः सामग्री नियंत्रण के लिए ABC विश्लेषण तकनीकी के द्वारा उद्योग में प्रयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य तथा महत्व के आधार पर पृथक करने में बहुत जो कि है सहायता मिलती है। यह तकनीकी यह भी स्पष्ट करती है कि आपका अमुक वस्तु कितनी जो कि है मूल्यवान है और किस हद तक जो कि है औद्योगिक संगठन में हित में जो कि है नियंत्रण या एकत्रित की जा सकती है। अब इसमें हम जो कि हमने वर्गों में बांट दिया, कैटेगरी हमने इसको दे दी। ठीक है, कैटेगरी में बांटा है, यहाँ पर मूल्य आपके ये है कॉस्ट और ये है आपकी क्वांटिटी। ठीक, आपकी उच्च मूल्य वाली वस्तु या नग को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, आइटम, ITEM, नग को हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, आइटम। मतलब कि एक आइटम, दो आइटम, जितने भी आइटम जो कि आप रख दें अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है, आपका उच्च मूल्य वाली वस्तु, ठीक, इसकी कॉस्ट होती है 17% और इसकी क्वांटिटी होगी कितनी, 10%। मध्यम मूल्य वाली वस्तु मतलब कि बीच के मीडियम प्राइस वाली वस्तु, इसकी कॉस्ट होगी 20%, क्वांटिटी होगी 20%। निम्न मूल्य वाली वस्तु की आपकी कॉस्ट होगी 10% और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, आपकी इसकी क्वांटिटी होगी 70%। अब आती है हमारी ए नग, मतलब कि ए आइटम देखिए खरीदी जाने वाली संपूर्ण सामग्री में ए वर्ग के अंतर्गत उन नगों को या आइटम की संख्या बहुत कम, लगभग 10% ही होती है, परंतु इसकी अधिक कीमत होने के कारण ये कंपनी के कुल खर्चों का बहुत बड़ा लाभ जो कि है प्रदर्शित करती है। ठीक, प्रदर्शित करती है। इन नगों को या इन आइटम को कड़े नियंत्रण में आपका यथार्थ एवं सावधानी से
बनाए गए लेख मतलब कि अकाउंट, ठीक, सावधानी पूर्वक हस्तांतरण, भंडारण आदि की व्यवस्था जो की है आवश्यकता जरूरत होती है। ए वर्ग में मतलब कि ए वर्ग मतलब कि ए आइटम के नगों के निम्न नगों के लिए जो की है अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा एवं आपका पुनर्देश बिंदु आपके सुनिश्चित किए जाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि निश्चित समय के अंदर इस महंगे नगों को जो की है आपका सुविधापूर्वक पुनः खरीदा जा सकता है। ठीक, पुनः जो कि खरीदा जा सकता है मतलब कि अगर आप कोई भी आइटम बना रहे हैं, अगर आप उसकी जो कि क्वालिटी अगर अच्छी कर देंगे तो उसकी जो कि कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो वो पैसे उसके बढ़ जाएंगे, तो उस कौन सी कैटेगरी में आएंगी, ए आइटम में। अगर जो आपका ए आइटम है तो उसको क्या करना चाहिए हमको, उसके जो कि आपके पॉइंट है कि यहाँ पर हमारे ये आइटम बिकेगा या ऑर्डर से बनवाएं, तो सबसे बढ़िया आइडिया। ठीक है, बी आता है बी आइटम, या हम इसको कह सकते हैं क्या, बी नग। इसके अंतर्गत मध्यम स्तर की वस्तु आती हैं, इसके अंतर्गत क्या आती हैं, मध्यम स्तर की वस्तु आती हैं तथा इसके लिए ए नग की भांति विस्तृत एवं कड़े नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी इन्हें सी नगों की अपेक्षा अधिक सावधानी एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये मात्रा में लगभग 20% होते हैं तथा इनके जो कि है लागत कुल खर्च की लगभग 20% ही होती है। सी आइटम, अब हम आएंगे सी आइटम पर। तो देखिए सी आइटम, इसके अंतर्गत निम्न स्तर की वस्तुएं आती हैं तथा इसके भंडारण एवं नियंत्रण में सामान्य आपकी सावधानियां ही बरतनी होती है। इन नगों की कुल मात्रा लगभग 70% होती है तथा नगों की लागत कुल लागत का जो कि है लगभग 10% ही होती है। अब इसके बाद देखिए इसका आप ग्राफ जो कि इस तरह से बना सकते हैं कि नगों की प्रतिशत, यहाँ पर क्या लिखी है, नगों की प्रतिशत, ये 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लिखी हुई है। ये परसेंटेज आपकी 20%, 70%, 10%। ठीक है, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी कॉस्ट है ऊपर की साइड। ठीक है, ये आपकी नगों की संख्या मतलब कि आइटम की प्रतिशत, नगों की प्रतिशत, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना देंगे। अब देखिए इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है EOQ क्या होता है, मितव्ययी आदेश मात्रा जो कि क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मितव्ययी आदेश मात्रा को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, EOQ आपका होता क्या है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इसको बारे में जो कि हम जानेंगे। देखिए मितव्ययी आदेश मात्रा नगों को खरीदने के लिए दिए गए आदेश की वह मात्रा है जो आपका इन्वेंटरी के प्रबंधन की कुल लागत को न्यूनतम करती है। मतलब कि आपका मितव्ययी आदेश क्या है, जो हम ऑर्डर देते हैं किसी भी नगों का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, आइटम। ठीक, कोई भी आइटम को बनाने के लिए जो हम ऑर्डर देते हैं, ठीक, उसकी जो कि है क्या है, कुल लागत की न्यूनतम मात्रा जो कि आपकी होती है EOQ, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मितव्ययी आदेश की मात्रा निम्नलिखित सूत्र से जो कि है ज्ञात की जा सकती है। इसका सूत्र क्या होता है, माना कि आपका इन्वेंटरी, ठीक, आदेश मात्रा Q है और इससे आदेश मात्रा Q से 0 तक एक समान दर से घटती है, फिर अन्य मात्रा पुनः भर जाती है। पुनः माना कि, ठीक, हम मानेंगे क्या, S बराबर मानेंगे हम उत्पादन की वार्षिक खपत, ठीक, नगों में। ठीक है, CO बराबर आपका मानेंगे एक आदेश निर्गत लागत करने की लागत। CU हमारा यहाँ पर हम माना है हमने एक नग की लागत। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि Q बराबर क्या है आपका, आदेश मात्रा। Q बराबर क्या है, आदेश मात्रा नगों में, सॉरी। ठीक है, I बराबर आपका क्या है, प्रति वर्ष एक नग पर जो कि है दिया गया ब्याज या दी गई ब्याज दर। अब यहाँ पर हमारा सूत्र बनता है EOQ बराबर हमारा क्या है, √2 आपका 2 COS, कॉस नहीं है ये, ठीक, 2 COS अपॉन CU इंटू आई, √COS अपॉन CU इंटू आई। तो ये होता है आपका जो कि है EOQ का जो कि है फॉर्मूला, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसका ग्राफ बना देंगे। ये आपका है आदेश मात्रा Q, ये है औसत इन्वेंटरी, ठीक है, ये है 40%। ये तो देखिए इस तरह से जो कि आप इसका जो कि ये वाला ग्राफ तैयार इसका कर देंगे। ठीक है, ये आपका 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, मतलब कि एक महीने का हिसाब जो कि है यहाँ पर आपका दिया गया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है विक्रय विभाग के कार्य एवं आपका कर्तव्य। आपका जो विक्रय विभाग होता है उसकी क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में जो कि हम समझेंगे। विक्रय विभाग किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता की धुरी है, मतलब कि सफलता का बेस है
यहीं से आपकी जो कि सफलता स्टार्ट होती है। विक्रय विभाग आपका विक्रय विभाग व्यापार का प्रमुख दायित्व निभाता है तथा यह उस सेतु या पुल की भांति होता है जो संभावित आपके क्रेताओं की आवश्यकताओं तथा संगठन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों एवं आपकी सीमाओं के मध्य रिक्तता या खाली स्थान की पूर्ति करता है। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दूसरे शब्दों में किसी संगठन उद्योग की सफलता काफ़ी हद तक विक्रय विभाग की कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब कि किसी भी जो कि उद्योग की सफलता आपके विक्रय विभाग की कार्य क्षमता पर जो कि है निर्भर करती है। अब इसके बाद देखिए इस तरह से जो कि आप इसको ग्राफ में दर्शा सकते हैं। ठीक, इस तरह से टेबल बनाकर के विक्रय आपका प्रबंधन सबसे पहले आता है क्या, विक्रय प्रबंधन। उसके बाद आता है क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधन। फिर क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधन के बाद आता है आपका विक्रय अधिकारी, मतलब कि बेचने वाले आपके जो वर्कर्स होते हैं वो। विक्रय आपका पर्यवेक्षण। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका विक्रय कार्यकर्ता। ठीक, विक्रय कार्यकर्ता। विक्रय विभाग के कार्य, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि विक्रय विभाग के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए विक्रय विभाग के 3 कार्य होते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रशासकीय कार्य, दूसरा होता है प्रबंधकीय कार्य, तीसरा होता है परिचालन संबंधी कार्य। पहला होता है क्या, प्रशासकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य और परिचालन संबंधी कार्य। तो ये 3 कार्य होते हैं। अब इन 3 कार्यों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उन सभी के बारे में भी जो कि हम अच्छे से जानेंगे। प्रशासकीय कार्य की बात करें अगर हम सबसे पहले तो इसके अंतर्गत आता है विक्रय नीति एवं रणनीति निर्धारित करना। प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत आता है भर्ती, चयन एवं आपका प्रशिक्षण संपन्न करना, मतलब कि भर्ती कराना, उसमें से चुनाव करना, और प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग कराना। ये सभी आती हैं किसके अंतर्गत, प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत। परिचालन संबंधी कार्य क्या है, लक्ष्य, कोटि और उपलब्धि को प्राप्त करना। ठीक है, हमारे लक्ष्य को जो कि प्राप्त करना। इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है आपका प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत कि विक्रय नियोजन एवं कार्यक्रम निर्धारित करना, विक्रय अनुपात एवं आपका विक्रय क्षेत्र का निश्चय करना। और इसके बाद आपका आता है परिचालन संबंधी कार्य में कि प्रतिवेदनीकरण करना। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके प्रशासकीय कार्य लिखे हुए हैं, यहाँ पर प्रबंधकीय कार्य और यहाँ पर क्या है, परिचालन संबंधी कार्य। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कार्य क्या है आपका, अभिप्रेरणात्मक योजना बनाना। इसका कार्य है आपका अभिप्रेक्षण, आपका संदेश वाहन एवं नेतृत्व करना। इसका कार्य है उपभोक्ताओं से संबंध बनाना, मतलब कि कॉन्टैक्ट बनाना। डीलर या आपका वितरक से संबंध स्थापित करना। ठीक, विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना, आपूर्ति की सुनिश्चितता निर्धारित करना। इसके अंतर्गत आपके आते हैं कार्य, प्रशासकीय कार्य हैं क्या, लागत निर्धारण करना। ठीक, बाजार का सर्वेक्षण करना, भौतिक वितरण एवं भंडार। ठीक, निष्पादन, मूल्यांकन और आपका ग्राहक परिवेदन। ठीक, परिवेदना, वितरण और विक्रयकर्ता आपका परामर्श का कार्यक्रम। ठीक, इस परिवेदना का निस्तारण। ठीक है, तो ये सभी जो कि आपके क्या है, विक्रय विभाग के कार्य के अंतर्गत आपकी इतनी सभी चीज़ें आती हैं। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, अगला टॉपिक हमारा आता है वो है कि विक्रय संवर्धन को परिभाषित कीजिए। मतलब कि विक्रय संवर्धन होता क्या है, इसको हम परिभाषित करेंगे। देखिए, उद्योग में निर्मित उत्पाद का आपका व्यापार के क्षेत्र में अधिक से अधिक बिक्री करने की तकनीकी या विधि को विक्रय संवर्धन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि विक्रय संवर्धन होता क्या है। विक्रय संवर्धन क्या होता है कि उद्योग में निर्मित उत्पाद का, मतलब कि जो हमने अपनी इंडस्ट्री में जो आइटम बनाया है या जो भी वस्तु बनाई है उसका व्यापार के क्षेत्र में अधिक से अधिक बिक्री करना, जो कि है तकनीकी विधि, जो कि है क्या कहलाती है, आपकी विक्रय संवर्धन कहलाती है। मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में कैसे बेचें, उसकी टेक्नोलॉजी मतलब कि तकनीकी और उसको बेचने की विधि, यही हमारी कहलाती है विक्रय आपका संवर्धन। ठीक है, विक्रय संवर्धन हमारा यही कहलाता है। इसके बाद देखिए विक्रय संवर्धन की निम्नलिखित विधियां जो कि हैं होती हैं। पहली होती है विज्ञापन द्वारा। ठीक, एड्स जो कि हम अपनी एडवर्टाइज निकलवा देते हैं अखबार में या टीवी पर, तो बिक्री संवर्धन आपका यहाँ पर समझिए। विक्रय संवर्धन क्या होता है, विक्रय संवर्धन मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को हमको बेचना है। मेन मोटिव हमारा क्या है कि जो हमने अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया है उसको हमको बेचना है, तो उसको बेच हम किस किस साधन से सकते हैं, मतलब कि बेचने की विधि कौन कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहली विधि विज्ञापन द्वारा, मतलब कि उसकी हम एड्स करवा देंगे। प्रचार द्वारा, जगह जगह पर जो कि उसके पोस्टर लगवा देंगे। नुक्कड़ जो कि है सभाओं द्वारा, मतलब कि जो आपने देखे होंगे नुक्कड़ पर जो कि नाटक होते हैं,
तो उन सभाओं को जो कि आयोजित कर कर भी हम जो कि अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा चौथा आता है व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। देखिए जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों को आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक, प्रोडक्ट को बेचेंगे। देखिए IMED का जो हमारा सब्जेक्ट है IMED, इसका जो कि मतलब ही यही है। ये IMED सब्जेक्ट के माध्यम से आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको कैसे बेचेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने की विधि क्या हो, मतलब विधि नहीं, मतलब उस प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करेंगे, कितने कर्मचारी रखेंगे, किस कर्मचारियों को प्रमोशन देंगे, ठीक, किस तरह से जो कि आप बिजनेस करेंगे, IMED के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट का मेन मोटिव यही है, आपको बिजनेस कराना, ठीक, आपको बिजनेस के बारे में बताना। कहीं भी जैसे आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो कि जानकारी होना चाहिए, यही जो कि IMED का मेन मोटिव है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको देखिए कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कठिन कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं है IMED। ठीक है, IMED में केवल आपको एक बार किसी भी टॉपिक को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। जैसे कि हमने यहीं पर आप मान ले विज्ञापन द्वारा। अब विज्ञापन द्वारा जैसे आपका हेडिंग आपने लिख दी विज्ञापन द्वारा, अब आप इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, विज्ञापन द्वारा। विज्ञापन से के द्वारा जो कि हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जगह जगह विज्ञापन लगवा कर या अपने टीवी में विज्ञापन निकलवा कर, अखबारों के माध्यम से आपके अखबारों में एड्स निकलवा कर जो कि हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जनता तक जो कि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो कि आपको बना कर जो कि इसमें लिखना होगा। अपने मन से भी कुछ बनाना आप लोग जरूर से सीखें। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है कि विक्रय आपका संवर्धन की विशेषताएं एवं उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए विक्रय संवर्धन की विशेषताएं एवं उद्देश्य, सबसे पहला आता है यह आपका समयबद्ध प्रस्ताव होता है। ठीक, यह एक आपका समयबद्ध प्रस्ताव होता है और यह आपका सशर्त मतलब कि कंडीशनल प्रस्ताव होता है। यह उत्पाद एवं सेवा को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करता है। यह आपका व्यवसाय का आपका नियमित भाग नहीं है, आपकी यह व्यवसाय का नियमित भाग नहीं है। अब इसके बाद आता है विक्रय संवर्धन के प्रकार। विक्रय संवर्धन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए विक्रय संवर्धन को दो पद्धतियों के अंतर्गत दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग, इसके बारे में जो कि हम यहाँ आगे देखेंगे। सबसे पहला देखिए आपका यहाँ पर आता है, देखिए पहला आता है हमारा क्या, पुश या उकसाने वाली पद्धति, मतलब कि पुश मतलब कि पुश या उकसाने वाली पद्धति आपकी। ठीक, किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए आप अपने जो कि है ग्राहक को उकसाएंगे। ठीक है, आकर्षण या खिंचाव वाली पद्धति, मतलब कि आकर्षण के माध्यम से आप अपने कंज्यूमर को जो कि है कस्टमर को अपनी ओर, अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करेंगे। ठीक, उपरोक्त के अतिरिक्त क्रिया जो कि है विक्रय संवर्धन के को जो कि है निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। आपकी जो विक्रय संवर्धन है इसको हमने तीन भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है उपभोक्ता विक्रय आपका संवर्धन, दूसरा आता है व्यापार विक्रय संवर्धन और तीसरा आता है आपका विक्रय शक्ति विक्रय संवर्धन। ठीक, विक्रय शक्ति विक्रय संवर्धन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले वाले के बारे में, उपभोक्ता विक्रय संवर्धन। देखिए इसमें अपने ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को उत्पाद की ओर आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। पहला जैसे कि आपका मुफ्त उपहार। ठीक, आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई भी एक प्रोडक्ट छोटा बड़ा, ठीक है, उसको फ्री देंगे, मुफ्त उपहार। ठीक, नमूना वितरित करना, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट की एक जो कि है नमूना देंगे। ठीक, एक डेमो जो कि है छोटा सा डेमो या छोटा सा प्रोडक्ट बनाकर आप उनको जो कि सेल करेंगे कि आप ये फ्री में लीजिए, इसको यूज कीजिए, अगर यूज करने पर आपको अच्छा लगे तो आप प्रोडक्ट खरीदिए वरना ना खरीदिए। ठीक है, तीसरा है उपभोक्ता प्रतियोगिता आयोजित करना। ठीक, उपभोक्ता प्रतियोगिता जो कि है आयोजित करना, प्रतियोगिता आयोजित करके कूपन निर्गत करना, मतलब कि आप कूपन बांटने के माध्यम से भी जो अपने प्रोडक्ट को जो कि है बेच सकते हैं। ठीक, लालच देकर। व्यापार विक्रय संवर्धन। व्यापार विक्रय संवर्धन क्या होता है, देखिए इसका उद्देश्य आपके वितरकों, ठीक, इसका उद्देश्य वितरकों मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या दुकानदारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किए गए उपहार आपके उपाय। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, आपके दुकानदार का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो कि है किए गए उपाय जो कि है सम्मिलित होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। आपके वितरण उपहार, वितरक, ठीक, वितरक उपहार, और आपका दूसरा होता है क्या, वितरक विक्रय आपका स्पर्धा। ठीक, आपका व्यापार भत्ता, निःशुल्क प्रदर्शन की जो कि है सामग्री। तीसरा आता है विक्रय शक्ति विक्रय संवर्धन। देखिए इसके अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके उत्पाद की
जिसमें उत्पाद की बिक्री को बल मिलता है। इस पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय जो कि किए जाते हैं। पहला है जैसे कि तकनीकी विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करना, ठीक। दूसरा होता है विक्रय स्पर्धा। तीसरा होता है उपहार। देखिए चौथा हमारा होता है क्या, सराहना पत्र, ठीक। इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक आपका आता है वित्तीय प्रबंधन। देखिए वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। वित्तीय प्रबंधन दो शब्दों के द्वारा बना होता है या बनाया जाता है, जिसमें वित्तीय का अर्थ आपका वित्त या आपका धन से है तथा प्रबंधन का अर्थ क्या है, मैनेजमेंट। मतलब कि आपका प्रबंधन का अर्थ उस धन की व्यवस्था से है जो उत्पाद के आवश्यकता घटक जैसे कि श्रम, सामग्री तथा पूंजी आदि में वितरित आपका वित्त और आपके उसके प्रबंधन की व्यवस्था करने की वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझे सरल भाषा में, वित्तीय प्रबंधन, यहाँ पर वित्त का जो कि है शब्द, इसका अर्थ क्या है, धन, ठीक। और प्रबंधन का मतलब हमने आपको पहले बता चुके हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। वित्तीय मतलब धन से है और आपका प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट। आप जो इंडस्ट्री बनाएंगे उसमें श्रम, सामग्री, पूंजी कहाँ से लगाएंगे, उसको किस तरीके से लगाएंगे, ये आपका मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। देखिए आपका टावर्ट एवं जो कि है उपटन के द्वारा अनुसार वित्तीय प्रबंधन नियोजन एक नियंत्रण के कार्य को वित्तीय व्यवस्था के जो कि है माध्यम से आपके क्रियान्वित करता है, ठीक। मैसी के अनुसार क्या है, वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यवसाय की वह संचालन प्रक्रिया है जो सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक वित्त या आपके धन को प्राप्त करने का, उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने का जो कि है मार्गदर्शन कराती है। मतलब कि आप अपने जो कि है आपके इंडस्ट्री में जो आप धन लगाएंगे उसको किस तरह से लगाएंगे, प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट उसको किस तरह से करेंगे, ये सभी हमको बताता है क्या, वित्तीय प्रबंधन, ठीक। अब वित्तीय प्रबंधन के लक्ष्य हम देख लें तो देखिए वित्तीय प्रबंधन के लक्ष्य क्या क्या हैं। वित्तीय प्रबंधन एक सतत या आपका निरंतर प्रशासनीय कार्य है जिसका संबंध विभिन्न कोषों की आवश्यकताओं का अनुमान, आपके स्रोतों का चयन, वित्तीय उपलब्ध कराना, उसका आपका विवेकपूर्व उपाय करना और विभिन्न परियोजनाओं को जो कि है मूल्यांकन करने जो कि है अभिदाय उपयोग करता है। आपका जो कि वित्तीय प्रबंधन से जो कि आप इन सभी कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को जो कि है बड़ी आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन एक विशेषात्मक क्रिया है, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यवसाय प्रबंध का अभिन्न अंग है जो कि है व्यवसाय की आपकी प्रत्येक गतिविधि के साथ वित्त जुड़ा है तथा इसकी वित्तीय आयोजन एवं नियंत्रण का जो कि है कार्य महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले आप बिल्कुल सरल तरीके से समझें कि वित्तीय प्रबंधन होता है। वित्तीय प्रबंधन का मतलब सीधा सा है कि हम अपनी इंडस्ट्री में कौन से धन को किस जगह जो कि है अच्छे से मैनेज करेंगे और उसका मैनेजमेंट किस तरह से जो कि करेंगे, ये सभी वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय प्रबंधन के हम कार्य देख लेते हैं तो देखिए वित्तीय प्रबंधन के कार्य क्या क्या है। वित्तीय प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को वित्त के कार्य के रूप में जाना जाता है। मतलब कि धन राशि से किए गए कार्य, किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संगठन में वित्तीय प्रबंधन को सामान्यतः 3 प्रकार से निर्णय जो कि है लेने पड़ते हैं, ठीक। पहला आपका होता है विनियोग जो कि है निर्णय, दूसरा होता है वित्त प्रबंधन निर्णय और चौथा होता है लाभांश निर्णय। अब देखिए हम जानते हैं कि विनियोग जो कि है निर्णय होते क्या हैं। इसके अंतर्गत पूंजी के सर्जन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं जिसमें आपके विनियोग संबंधी निर्णय लेने हेतु वित्तीय प्रबंधन को जो कि है तरलता, ठीक, तरलता और जोखिम जो कि है एक लाभदायकता तथा उसमें निहित जोखिम को ध्यान में रखकर जो कि है लिए जाते हैं। मतलब कि इसके अंतर्गत आपके जितनी भी आपके लॉस हो सकते हैं उन सभी को ध्यान में रखकर आपका कोई भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है क्या, वित्त प्रबंधन निर्णय। मतलब कि वित्त प्रबंधन संबंधी निर्णय के अंतर्गत कोषों के ये आपका एकत्रीकरण हेतु आपके सर्वोत्तम स्रोत का चयन और उसके अनुकूल मिश्रण का निश्चय जो कि है किया जाता है। पूंजी कोष के स्रोत का चयन पूंजी की लागत और उसकी प्रकृति तथा कोष की अवधि पर निर्भर करता है। मतलब कि आपके पास कितना धन है और उसको सही तरीके से आप कहाँ पर जो कि खर्च करेंगे, उन सभी के अंतर्गत आपका यह आता है। लाभांश निर्णय, इसके द्वारा संगठन की लाभांश नीति निर्धारित होती है जिससे मुख्य 3 आपके विकल्पों
में किसी भी एक विकल्प को चुनाव जो कि है कर लिया जाता है। पहला होता है संपूर्ण लाभ को आपका अंशधारियों के मध्य लाभांश वितरित करना, मतलब कि जो भी आपका लाभ हुआ है उसको जितने भी आपके अधिकारी हैं उन सभी के बीच बात जो कि है बांटना। दूसरा होता है कोषों की भावी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए संगठन के विकास के लिए लाभांश को व्यवसाय में रोका जाना। ठीक है, अब आती है हमारी बारी टैक्स की, कर। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका जो कि है पेपर में 100% जो कि इसके चांस बन जाते हैं आपके पूछने के। टैक्स के बारे में हम जानते हैं, टैक्स क्या होता है। देखिए, कर जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, कर मतलब कि टैक्स, शुल्क, फीस की वह दर है। आपका जो कर है वो शुल्क की वह दर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, उत्पादों और आपकी सेवाओं पर लगाए जाते हैं। अब सीधा सा मतलब आप समझे यहाँ पर, देखिए जो सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति पर, उत्पादों पर और सेवाओं पर जो आपके कर लगाए जाते हैं, ठीक, टैक्स वही हों आपके। ठीक, टैक्स और कर दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, लगाए जाने वाला जुर्माना आप जो कि एक तरह से कह सकते हैं वही आपका टैक्स है। देखिए, कराधान मतलब कि टैक्सेशन का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों की पूर्तिकरण करना होता है। मतलब कि टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर आपकी जो कि सरकार चल रही है तो हमारी जनता के टैक्स पर ही चल रही है। जो हम रोड टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, जो फीस जो कि सरकार को देते हैं, उसी पर जो कि सरकार और देश दोनों ही चल रहा है। ठीक है, हम जनता ही जो कि चला रहे हैं एक तरह से। पूरे जो कि है पूर्ति करता है आपकी सरकारी खर्चों की, जो कि पूर्ति करता है कौन, मेन आपका होता है टैक्स। यह कर सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के लिए जो कि है खर्च किए जाने वाले होते हैं। देखिए, करों का वर्गीकरण, करों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, मतलब कि जो डायरेक्ट आपसे लिया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि जो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे सरकार ले रही है टैक्स, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और जो डायरेक्ट ले उसको डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या 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 होती है। देखिए, जैसे कि इसके अंतर्गत वे सभी कर सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति की आय तथा संपत्ति पर लगाए गए हैं। आपकी जो आय है, ठीक, अगर एक सीमित आय होती है, अगर उससे ज़्यादा आपकी आय है तो आपको टैक्स भरना होगा। ठीक है, संपत्ति अगर आपकी एक सीमित से ज़्यादा है तो उसका भी आपको जो कि टैक्स भरना होगा। तो ये तो होगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तथा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन की जाती है जिन पर ये कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का आपका आकलन एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसी आयकर, संपत्ति कर, धन कर, ये सभी आपके क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स को हम समझ लेते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जिस कर का आकलन या आपका कराधान, जिस कर का आपका आकलन या कराधान या कर निर्धारण विभिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है उसे आप प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे कि सेवाओं का, उत्पादन का, आपका आयात निर्यात का शुल्क। ठीक है, जो आपने देखा नाम सुना होगा कि इस पर जो कि इतना टैक्स इस चीज़ का लगा है, इस चीज़ का इतना टैक्स प्रोडक्ट के पीछे लेके रहते हैं, तो वो आपके क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए आपके। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके आयकर, मतलब कि इनकम टैक्स। देखिए, यह एक देश के प्रत्येक ऐसे नागरिक या व्यक्ति के द्वारा भारत सरकार को चुकाना पड़ता है जिसकी पिछली वित्तीय वर्ष में कुल आमदनी या आय का मान न्यूनतम निर्धारित आय से अधिक हो। हमने आपको जो समझा चुके हैं कि अगर आपका एक सीमित आय से अगर आपकी आय ज़्यादा होगी तो आपको जो कि क्या देना होगा, उसका टैक्स देना होगा, जिसको हम कहते हैं क्या, इनकम टैक्स। जो आप पैसे कमा रहे हैं, अगर आप एक सीमित आय से जो कि ज़्यादा की आय आपकी है तो आपको उसका भी जो कि है टैक्स देना पड़ता है। आयकर के रूप में सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आय का स्रोत है जो आपका इनकम टैक्स होता है। ये सरकार की जो कि सबसे महत्वपूर्ण आय का एक स्रोत है। अब देखिए, हमारा इसके बाद आता है करदाता। करदाता क्या होता है, देखिए, आयकर अधिनियम की धारा आपका 27 के अनुसार आयकर आपके चुकाने वाले या देने वाले ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो निम्नलिखित हैं। ठीक, कौन कौन से हैं, कर देने के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति, किसी अन्य राशि जैसे कि ब्याज और आपका अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व है। उस व्यक्ति की आय का सीमांत फायदे के लिए जो कि कार्यवाही आप आरंभ कर दी गई हो। ठीक है, उस व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की आय से निर्धारित के लिए जो कि है कार्यवाही आरंभ कर दी गई हो, या उस व्यक्ति द्वारा स्वयं अपना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाए गए कर की वापसी के लिए उस पर कार्यवाही आरंभ कर दी गई हो। तो ये क्या आते हैं, करदाता हैं ये सभी। ठीक है,
उस व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति की हानि निर्धारित करने के लिए जो कि उस व्यक्ति द्वारा कार्रवाई कर दी गई हो, या उसको कार्रवाई मान लिया गया हो, या उसको क्या है, उसको भूल से कार्रवाई मान लिया गया हो, तो ये सभी आपके आते हैं क्या, करदाता के अंतर्गत ये सभी आपके आते हैं। माना हुआ करदाता में क्या होता है, देखिए माना हुआ करदाता आता है आपका जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध से में, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में करदाता जो कि है माना जाता है, तो उसे माना हुआ करदाता कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कानूनी आपका उत्तराधिकारी, ठीक, आपका प्रतिनिधित्व, ठीक, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति किसी विदेशी, देखिए अव्यस्त एवं आपका पागल की आय, ठीक, पागल की आय के संबंध में करदाता मान लिया गया हो या माना जाता है। इसके बाद देखिए जो आपका टैक्स स्लैब होता है, ठीक, टैक्स स्लैब होता है वो आपका इस तरह से जो कि बनता है। इनकम स्लैब, ठीक, ये आपका है क्या, इनकम स्लैब, ठीक, ये आपके है 2019 से 2020 तक की, ये है 2020 से 2021 और ये 2021 से 2022 तक की। देखिए 2.5 लाख तक अगर आपकी आय 2.5 लाख है तो आपको टैक्स कितना देना होगा, 000, ठीक है। अगर आपका जो कि आय इनकम है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% जो कि है आपको जो कि है टैक्स देना होगा। सीधा सा मतलब समझें, टैक्स आपको कितना देना होगा, 5%। अगर आपकी आय 5 लाख से आपकी 7.5 लाख है तो आपको कितना टैक्स देना होगा, 2019 से 20 में 20 लाख, 2020 से 21 में 10 लाख और 2021 से 22 में 10 लाख, ठीक है। अब अगर आपकी आय 10 लाख से 12.5 लाख है तो आपको 2019 से 20 में देना पड़ता था 30 लाख, लेकिन 2020 से 21 में आपको देना होगा 20 और 21 से 22 में भी कितना 20 ही देना होगा आपको, 20%। 12.5 लाख से अगर आपकी 15 लाख की आय है तो आपको 2019 से 20 में देना होगा कितना, 30 लाख, 30% सॉरी, और 20 से 21 में 25 और 21 से 22 में 25, ठीक। 15 लाख से अधिक की अगर आपकी आय है तो आपको कितना 19 से 20 में देना पड़ता था 30, लेकिन 20 से 21 में आपको 30 और 21 से 22 में भी 30 है। तो ये अभी सभी आपके ग्राफ हैं कि आपको किस किस वर्ष में कितना कितना आय से अगर आपकी संपत्ति जो कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो ही आपको टैक्स देना होगा। अब आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 100% जो कि आपसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, GST, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए वस्तु एवं सेवाओं कर, वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। मतलब कि एकल राष्ट्रीय एक समान कर है, मतलब कि ये सभी व्यक्तियों और सभी सामानों पर समान से लगता है, समान रूप से, ठीक है। इस कर के अंतर्गत पूर्व में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो अलग अलग कर लगाए जाते थे, उन सभी करों के स्थान पर अब GST के रूप में केवल एक कर ही जो कि ये लगाया गया, कब से, दिनांक 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। जो आपके अलग अलग टैक्स लगते थे, अब उन सब टैक्स को हटाकर भारत सरकार ने केवल एक टैक्स लगा दिया, कौन सा, GST। ये आपका लागू कब हुआ था, अगर कोई आपसे पूछ ले तो 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यह कर किसी उत्पाद मतलब कि कोई प्रोडक्ट के कच्चे माल के खरीदने से लेकर आपके परीक्षण, ठीक, उस आपके उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने तक आपका लगाया गया प्रस्तावित कर है। मतलब कि कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया और बनाने से लेकर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक जो कर आपके लगते हैं वो आपके सभी किसके अंतर्गत आते हैं, GST के अंतर्गत आते हैं। इस कर का आपका अंतिम भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। इस कर का जो कि अंतिम भुगतान किसको करना पड़ता है, उपभोक्ता को करना पड़ता है। अब आप जैसे कोई भी चीज़ देख लें, किसी भी आप प्रोडक्ट लेने जाए बाजार में, उसके पीछे लिखा होता है GST, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो कि भारत सरकार द्वारा जो कि ये लगाया जाता है। तो देखिए सभी लगभग सभी चीज़ों पर जो कि अब GST आपका जो कि है लगने लगा है, ठीक है। कोई भी और हर किसी वस्तु पर अलग अलग जो कि मात्रा में जो कि GST लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्या, GST। अब GST में शामिल केंद्र सरकार के कर, GST में जो आपके शामिल होते हैं केंद्र सरकार के कर, वो कौन कौन से होते हैं,
केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक, औषधि एवं प्रशासन निर्मित का उत्पाद शुल्क और आपका टेक्सटाइल उत्पाद का शुल्क। तो ये 3 आपके हो गए। और चौथा आपका आता है क्या, विशेष महत्व की वस्तु, विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद कर। आपकी जो स्पेशल वस्तुएं होती है, ठीक, महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं, उन पर एक अलग से कर लगा दिया जाता है जिसको हम जीएसटी कहते हैं, ठीक है। सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी, सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त आपकी ड्यूटी और सेवा कर, वस्तु की आपूर्ति हेतु सेवा से संबंधित कर। ये सभी किसके हैं आपके, ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा शामिल कर, केंद्र सरकार के जो शामिल कर हैं वो सभी हैं आपके। अब आती है बारी राज्य सरकार की। तो जीएसटी में शामिल राज्य सरकार के कौन कौन से कर हैं, देखिए, राज्य वैट, ठीक, केंद्रीय बिक्री कर, आपका विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन एवं आपका आमोद प्रमोद कर, विज्ञापन का कर, क्रय कर और आपका लास्ट आता है क्या, लॉटरी, आपका सट्टेबाजी, शर्त एवं जुए पर कर। इन सभी चीज़ों पर भी कर लगाया जाता है आपका जीएसटी, ठीक है। बिल्कुल जो कि ध्यान से आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ें, ये आपका सब्जेक्ट जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी ये सब्जेक्ट आपका IMED नॉलेज को भी बहुत इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको भी जो कि ध्यान से पढ़ें सभी लोग। जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जीएसटी के अंतर्गत जो कि निम्नलिखित वस्तुएं आपकी आती हैं, ठीक, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को बता दें एक चीज़ और, कि आपकी स्पेशल क्लास 5 तारीख से जो कि स्टार्ट हो जाएंगी, 5 जनवरी से, और कल ठीक 1 जनवरी को आपको जो कि है सभी क्वेश्चन बैंक 5th सेमेस्टर की पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो बिल्कुल भी परेशान कोई भी ना हो, ठीक है। 1 जनवरी को आपको सभी क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पर मिल जाएंगी PDF के रूप में। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से नोट्स ले लें, अभी भी काफ़ी टाइम है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं शामिल जो कि है सम्मिलित नहीं हैं। आपकी जीएसटी के अंतर्गत जो वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं, इसको ध्यान से पढ़ें, जो वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कि मानवीय उपयोग हेतु एल्कोहलिक शराब एवं 5 पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, विमान एवं ईंधन आदि पर ना तो भारत सरकार और ना ही राज्य सरकार कोई जीएसटी लगाती है। इन सभी चीज़ों पर आपकी कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। और एक चीज़ और है जिस पर किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं है, वो है हंसना। तो आप चाहे जितना हंस सकते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के चेहरे पर हंसी लाएं, ठीक, और दूसरों की जो भी ज़रूरतमंद आपको दिखे उसकी भी आप लोग जो की है ज़रूरत ज़रूर से करें। देखिए, पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सभी लोगों को नौकरी मिल भी जाएगी, लेकिन एक इंसानियत भी सभी इंसान के अंदर जिंदा रहनी चाहिए। तो आप लोगों को भी ज़रूरतमंद इंसान कोई भी मिले तो उसकी जो कि है मदद थोड़ी जितनी आपकी हो सके, ठीक है, जितनी भी मदद आपसे हो सके वो मदद आप लोग ज़रूर से करें। और आप लोग भी हमारे सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। उस पर अगर आप लोग सभी लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी हो सकती है, ठीक है। उसी के माध्यम से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, बस। अब बात करते हैं हम जीएसटी के घटक। जीएसटी की आपका वर्गीकरण अगर आप देख लें तो जीएसटी के अंतर्गत 4 घटक आपके आते हैं। कौन कौन से जीएसटी के घटक आपके हैं क्या, CGST, SGST, UGST और IGST। अब इन चारों के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यही क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले पेपर में कि CGST क्या होता है या SGST के बारे में बताइए, UGST के बारे में बताइए, IGST के बारे में बताइए, इन 4 में से एक क्वेश्चन आपका 100% जो कि है पूछा ही जाएगा। या आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि जीएसटी क्या होता है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको जीएसटी के बारे में लिखना है, जीएसटी के घटक के बारे में भी आपको लिखना होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या CGST क्या होता है। देखिए, CGST का फुल फॉर्म सबसे पहले जाने, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह राज्यों में आपूर्तियों पर लागू होता है। यह पूरा कर केंद्र सरकार को दिया जाता है। जो आपका CGST होता है, ये पूरा कर आपको जो किया किसको दिया जाता है, केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। अब बात आती है हमारी SGST की। तो SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह कर आपकी राज्य सरकार को दे दिया जाता है। अब UGST क्या होता है, देखिए, यूनिट टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। केंद्र शासित प्रदेश
गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत होने वाली आपूर्तियों पर लगाया जाता है तथा इसके अंतर्गत एकत्रित किए गया एक केंद्र सरकार एवं आपका केंद्र शासित प्रदेश दोनों के मध्य बांट लिया जाता है। अब बात हमारी आती है IGST की। IGST क्या है? सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जाने, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह आपका एकीकृत मतलब कि आपका इंटीग्रेटेड GST है जो आपका आपातकालीन में राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच में लेन देन के रूप में जो कि है किया जाता है। इसके अंतर्गत 1200 से अधिक वस्तुओं और आपकी 500 से अधिक सेवाओं पर जो कि है कर लगा दिया जाता है। जैसे कि 7% वस्तु पर कोई GST नहीं होता है, 14% वस्तुओं पर 5% GST होता है, 17% वस्तुओं पर 12% और 93% वस्तुओं पर जो कि कितना होता है आपका 18% तक और 19% वस्तुओं पर जो कि 28% GST आपका लगता है। सीमा शुल्क हम जान लें, सीमा शुल्क क्या होता है। देखिए सीमा शुल्क क्या होता है, देखिए विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात एवं निर्यात पर लागू किए जाने वाला कर जो सीमा शुल्क कहलाता है। आपके विदेशी व्यापार के अंतर्गत मतलब कि जो विदेश से माल आपका भारत में आ रहा है या भारत से विदेश में जा रहा है, इन सीमाओं पर लगने वाला कर आपका सीमा शुल्क कहलाता है। ठीक है, इसके द्वारा एकत्रित किए गए शुल्क या आपके राजस्व केंद्र सरकार को दिया जाता है। मतलब कि इस कर द्वारा जितना भी धन आपका आता है वो सभी आपको केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। देश में आयात की गई वस्तु पर आयात शुल्क तथा निर्यात शुल्क मतलब कि देश से निकली वस्तु पर आयात शुल्क तथा निर्यात शुल्क की गई वस्तु पर जो कि है आपके निर्यात शुल्क लगाया जाता है। मतलब कि जो वस्तु भारत में आ रही है उस पर भी शुल्क और जो वस्तु भारत से जा रही है उस पर भी शुल्क। ठीक है, GST के लक्षण, GST के लक्षण क्या क्या, लक्ष्य क्या क्या होते हैं, सॉरी लक्षण देखिए GST के लक्षण क्या क्या है। एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, मतलब कि ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है GST। ठीक है, इसे वस्तुओं की सप्लाई तथा सेवाओं पर टैक्स के रूप में लगाया जाता है। यह उत्पाद से संबंधित सभी व्यक्तियों पर लगाया जाता है। यह आपका मल्टी स्टेट आधारित टैक्स होता है। GST के लाभ हम देख लें, GST के लाभ क्या क्या होते हैं। यह सरल एवं आसान ऑनलाइन विधि द्वारा चुकाया जाता है। ठीक, असंगठित क्षेत्र में भी नियमित रूप से लागू किया जाता है। GST की न्यूनतम कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, मतलब कि कम से कम करनी पड़ती है। छोटी व्यापार या उद्योग के लिए लाभकारी है। इसका जो कि है सुगमता पूर्वक आपकी पंजीकरण हो सकता है। ठीक है, अब GST की हानि देख लीजिए क्या क्या होती है। इसके सॉफ्टवेयर के कारण GST की लागत अधिक हो जाती है। ठीक, यह बहुकर्णिकाएं मतलब कि मल्टी स्टेट सिस्टम होने के कारण इसकी विधि काफ़ी जटिल होती है। ठीक है, ऑनलाइन टैक्स सिस्टम के कारण आपके मैन पावर कम हो जाता है जिससे कि बेरोजगारी बढ़ जाती है। मतलब कि ऑनलाइन टैक्स जब आपका हो जाएगा तो बेरोजगारी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बात जो की है देखिए, अब आपका जो की है लेसन 7 स्टार्ट होता है जिसका नाम है वर्किंग कल्चर, कार्य संस्कृति। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए वर्किंग कल्चर आपका जो 7 लेसन है इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी को हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक आपके इसमें बचेंगे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हैं, उनको हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। तो आप वहाँ से जाकर जो कि है कृपया करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, लेकिन पढ़ जरूर लेना है उनको। ठीक है, तो चलिए अब 7 लेसन के बारे में जानते हैं। वीडियो को जल्दी सभी लोग शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए जानते हैं वर्किंग कल्चर आपका होता क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला टॉपिक आप कह लें कि कार्य संस्कृति किसे कहते हैं, मतलब कि कार्य संस्कृति आखिर है क्या, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए कार्य संस्कृति आपके पूर्वजों द्वारा निर्धारित की गई एक अवधारणा है। मतलब कि पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके द्वारा निर्धारित की गई एक अवधारणा है आपकी क्या, कार्य संस्कृति जो निम्नलिखित बातों का अध्ययन कराती है। कौन सी बातें, विश्वास, विचार प्रक्रिया, कर्मचारियों का दृष्टिकोण और आपका विचारधारा और संगठन के सिद्धांत, इन सभी की जो कि है इन सभी को अध्ययन कराती है क्या, कार्य संस्कृति। यह कार्य संस्कृति है जो कर्मचारियों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने को तय करती है और एक संगठन कैसे कार्य करता है इसको हमें बताती है क्या, कार्य संस्कृति।
एक आम आदमी की भाषा में कार्य संस्कृति का तात्पर्य कर्मचारियों की कार्य करने की मानसिकता से है जो संगठन के माहौल को तय करती है। मतलब कि कार्य संस्कृति का सीधा मतलब है एक कर्मचारी क्या सोच रखता है, उसकी क्या मानसिकता है, इसको जो कि है इसको तय करती है क्या, कार्य संस्कृति। एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षण मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर। देखिए आप सभी लोगों से एक चीज़ हम कहेंगे कि अगर जब भी आप पेपर देने जाएं तो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें, ठीक है। हिंदी में भी उस क्वेश्चन को पढ़ें, इंग्लिश में भी। हम आपको जो ये ज़्यादातर टॉपिक, लगभग सभी टॉपिक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं ताकि आपके पेपर के टाइम कंफ्यूज ना हो। पता चली कार्य संस्कृति वैसे हिंदी में कार्य संस्कृति ही लिखेंगे, लेकिन इसको कुछ और भी लिख दे तो आपको इसके बारे में पता हो कि ये है क्या, ठीक है। एक स्वच्छ कार्य संस्कृति में संतुष्ट कर्मचारियों द्वारा बढ़ी हुई आपकी उत्पादकता प्राप्त होती है। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी बनने की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण होना जो कि है चाहिए। अपने साथ ही कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। मतलब कि जो उनका साथी हो उनका वो जो कि है क्या करें, सम्मान करना चाहिए उनको, ठीक है। चौथा है हमारा, प्रत्येक कर्मचारियों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, अर्थात सभी कर्मचारियों के साथ संगठन के नियम अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके वर्कर्स हैं आपकी फैक्ट्री में, ये नहीं कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार किसी के साथ बुरा व्यवहार, सबके साथ जो कि है एक सा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, ठीक। पाँचवा हमारा है, कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर ही जो कि है कर्मचारी की कार्य क्षमता का आकलन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों की आपकी सराहना करनी चाहिए और तथा उनको प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें कार्य की सराहना की चर्चा भी अन्य कर्मचारियों के साथ जो कि है सामने करनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई कर्मचारी आपका बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो उसकी सराहना करें, उसकी बड़ाई करें और कर्मचारियों के सामने भी जो कि उसकी सराहना करें ताकि उसको जो कि है बढ़ावा मिले, ठीक है। वो जो उसको मोटिवेट करें, उसको समझाएं, ठीक, क्या गलती वो कर रहा है और क्या अच्छे काम उसने किए हैं, ये सभी के सामने बताना चाहिए। यही है आपकी कार्य संस्कृति, ठीक है। आपका देखिए आपका इसके बाद आता है क्या, सातवां क्या है, संगठन के पास कर्मचारियों के हित की नीतियों और व्यवहारिक दिशा निर्देश होना चाहिए। और आठवां है आपका, तानाशाही दृष्टिकोण आपका वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। मतलब कि आप किसी भी वर्कर्स पर जो कि है तानाशाही नहीं दिखा सकते हैं, ठीक, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते, ये चीज़ अब काम जो कि है नहीं करती है, ठीक। अगला टॉपिक हमारा आता है, व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार की विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार की विशेषताओं को उदाहरण सहित क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। देखिए संगठनात्मक व्यवहार विषय कुछ मूलभूत विचारों एवं अवधारणाओं पर आधारित हैं जो कि व्यक्ति तथा संगठनों की प्रकृति से संबंधित हैं, ठीक। व्यक्तिगत एवं संगठन के विचार ही संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में जो कि है प्रभावी ढंग से लागू होते हैं। यद्यपि प्रबंधन के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। पहला आपका है क्या, देखिए पहला आपका आता है क्या, व्यक्तिगत अंतर, ठीक, नज़रिया। दूसरा आता है नज़रिया और दृष्टिकोण। तीसरा आता है व्यवहार। चौथा आता है भागीदारी की इच्छा। पांचवा आता है संगठन सामाजिक प्रणाली और छठवां हमारा आता है हितों की आपका पारस्परिक। तो देखिए 6 और 7 लेसन आपका दोनों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम अपने 8 और 9th लेसन को जो कि कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी लोग जल्दी से मिलकर वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 और 7 लेसन के जो कि दे देंगे और 7 लेसन में जो कि आपके जितने भी टॉपिक बचे थे उनको भी हम सेंड कर देंगे। तो आप वहाँ से जाकर जो कि है ज़रूर से उनको पढ़ लेना। ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक नाम से जो कि है टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।